नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस वक्त पूरी दुनिया पर कोरोना संकट छाया हुआ है। हजारों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी हमारे कोरोना फाइटर इस वायरस से जूझ रहे हैं और इसे हराने की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं धरती के देवता यानी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, जिनकी बदौलत बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे एक खास मेहमान से, जिनके कंधों पर इसी विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग की महती जिम्मेदारी है। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है, अब तक कितनी सफलता मिली है, आगे कितनी चुनौतियां हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद सर। पहला सीधा सवाल आपसे यही कि मध्य प्रदेश वासी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से स्वास्थ्य विभाग की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि ये भी मैं साथ में जोड़ूंगा कि कई बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है सर कि अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है? देखिए, इसके लिए हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना का मरीज जो है वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, और उसको कांटेक्ट ट्रेसिंग करके सारे लोगों को जब तक हम अलग आइसोलेट नहीं कर लेंगे तब तक नए मरीज आते रहेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बहुत से प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें लोगों को पता ही नहीं है। हमारे करीब 50% केस जो है एसिम्प्टोमेटिक, जिसको लक्षण ही नहीं आए। अब किसी व्यक्ति को लक्षण नहीं आए और वो हमारे पास 10वें 11वें दिन आया, और आप सोच सकते हैं कि वो 5-10 दिन, जितने दिन भी वो घर पर या कहीं पर भी रहा, लोगों से मिला, तो उसने और लोगों को संक्रमित कर दिया। ये एक बड़ा रिस्क है। तीसरी चीज जो हुई है वो अभी जैसे बाहर से लोग आए हैं, एक वेव आई है बाहर से, उनमें भी केसेस मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, फिर भी उनमें मिल रहे हैं। तो ये इन चीजों को लेकर के जो है हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, ये स्थिति है हमारे पास। लेकिन एक सवाल ये जो स्वास्थ्य विभाग से लगातार पूछा जा रहा है या सरकार से पूछा जा रहा है कि आप टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप सैंपल ज्यादा से ज्यादा लेंगे और ये कई देशों में हुआ ऐसा, तो क्या मजबूरियां हैं कि हम कम सैंपल ले पा रहे हैं? क्या क्षमताएं कम हैं या फिर क्या चुनौतियां हैं सैंपल लेने में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा सैंपल होंगे उतने ज्यादा लोगों में हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इस बात को अब जब हम शुरू किया था, हमने जब हमारा पहला केस 20 मार्च के आसपास आया था, हमने टेस्टिंग शुरू की थी, तो उस वक्त हम दिन में 300 टेस्ट करते थे, मुश्किल से 250 से 300 टेस्ट, हमारी कैपेसिटी उतनी थी। आज हम 1.5 महीने के अंतर हम जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ करके एक दिन में लगभग 4000 हो गई। तो हम 10 गुना से भी ज्यादा हमने कैपेसिटी बढ़ा ली। हम आज की तारीख में 4000 के आसपास टेस्ट प्रति दिवस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पास जो टेस्टिंग का पूरा आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है, सारी चीजें हैं, मैन पावर है, रातों रात ये चीजें सेटअप करना आप समझ सकते होंगे बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम 4000 के ऊपर पहुंच गए हैं और हम और बढ़ाएंगे इसको। हम रोक नहीं रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। सैंपल लेने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कुछ इलाके हैं भोपाल के जो हॉटस्पॉट हो चुके हैं, जिनको बफर्स। जी, महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, बहुत से लोगों में एक डर होता है, 2 प्रकार का डर है। एक डर ये है कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया तो मुझे समाज कैसे देखेगा। अब ये समाज की प्रॉब्लम है। समाज को समझना होगा कि ये कोई छुआछूत नहीं है, ये एक वायरल है। जैसा जुकाम होता है, सर्दी खांसी होती है, वैसा वायरल किसी को भी हो सकता है। और अगर हम किसी कोरोना पॉजिटिव को हीन भावना से देखेंगे तो वो खुद सामने नहीं आएगा, उसको भले ही सिम्टम आ रहे हैं, वो छुपाने की कोशिश करेगा, वो टेस्टिंग नहीं करेगा। तो मेरा सबसे खासकर मीडिया से अनुरोध है कि लोगों को बताएं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हो रहा है कि लोगों में एक भय है कि मैं अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे कहीं ले जाएंगे, बंद कर देंगे, क्वारंटीन कर देंगे। आपको क्वारंटीन अगर हम कर रहे हैं तो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों की भलाई के लिए कर रहे हैं।
खासकर आपके वो रिश्तेदार, आपके वो संबंधी जो 60 से ऊपर हैं या जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर है, किडनी है, इन सबको ज्यादा खतरा है। और ये बहुत से जवान लोग हैं जो वायरस हो सकता है कैरी कर रहे हो या उनमें सिम्टम आ रहे हो, वो छुपा रहे हो, वो तो बच जाएंगे। लेकिन जो उनके साथ रह रहा है इस तरह का कोई व्यक्ति है और उसको अगर हो गया तो उसके लिए खतरा ज्यादा है। तो ये चीजें सबको समझनी होंगी। एक चीज और कहना चाहूंगा, खासकर माइनॉरिटीज के मोहल्लों में इस समय रमजान चल रहा है, हम लोग थ्रोट पे सैंपल लेते हैं, वो कुछ लोग उसका उनको लगता है कि रोजे के टाइम थ्रोट का सैंपल नहीं देने में वो तैयार होते हैं। तो अब भोपाल कलेक्टर ने विशेष व्यवस्था करी है शाम को रोजा खोलने के बाद सैंपल लेने की। पर लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जितनी जल्दी डिटेक्ट होगे उतनी जल्दी आप स्वस्थ भी होगे। आप जितनी देर से डिटेक्ट होगे, जितनी देर से अस्पताल पहुंचोगे, उतना खतरा आपको बढ़ेगा। हमारी जितनी डेथ्स हुई 10% डेथ्स अस्पताल पहुंचते पहुंचते हो गई, 25% डेथ्स 24 घंटे में हो गई, लगभग 22% डेथ्स जो हैं 48 घंटे में हो गई। अब आप हिसाब लगाओ इसको, तो करीब 60% डेथ्स 3 दिन में हो गई। ये आंकड़ा ये बताता है कि आप अस्पताल जब पहुंचे थे तो आपको संक्रमण हुए 10 से 12 दिन या 15 दिन हो चुके थे। अच्छा। और अगर आपको कोई बीमारी थी पहले से तो आपको खतरा कहीं ज्यादा था, और आपको उस समय आपके लंग्स में या और ऑर्गन्स में डैमेज बहुत हो चुका था, आपको बचाना बहुत मुश्किल था उस टाइम। और जो लोग 5 से 6 दिन अस्पताल रह लिए, उनके बचने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ गए। अच्छा। आप रिकवरीज देखें, हमारा डेटा देखें, तो साफ डेटा बताता है कि आप 5वें 6ठे दिन रह लिए तो आपके 80% 90% चांसेस रिकवरी के बन गए। ये चीजें जब तक हम आम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो हम सभी रिस्क पर हैं। जी सर, इसी के साथ एक कंफ्यूजन ये खड़ा हो जाता है कि कोई आम आदमी या मैं हूं, मुझे कब स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी है कि मुझे ऐसे सिम्टम लग रहे हैं? क्या हो रहा है, आमतौर पर गर्मी का मौसम है, किसी को सर्दी खांसी होती है, हल्की सी या जुकाम हो गया तो कहते साहब ये तो नॉर्मल है, या कोई बहुत ज़्यादा फोबिया से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिसके बाद उसे ये लगे? क्योंकि कई लोग ये करते हैं कि घरेलू इलाज पहले करने लगते हैं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन कब आखिरकार उसे किसको सूचना देनी है, किस तरीके से दे, थोड़ा सा सर और इसको आप समझाइए। ये इसका प्रोग्रेशन है। इनिशियली सर्दी खांसी से शुरू होता है, फिर फीवर एक रिस्क है। जहां आपको फीवर आना शुरू हुआ वहां आपको फौरन कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। हमारे फीवर क्लिनिक्स बनी हुई हैं। आपके गले में दर्द शुरू हुआ, आपको जो है सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई, ये सिम्टम्स हैं जब ये बताते हैं कि आपका संक्रमण बढ़ रहा है, आपको फौरन कंसल्ट करना चाहिए किसी ना किसी डॉक्टर को। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और लोगों को ये चीज पता रहनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है अगर ये होती है तो उनको किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक सर और समस्या आ रही, कई लोगों की शिकायत है कि हम कहाँ कॉल करें, किसको कॉल करें। जब वो कॉल करने आते, कई लोगों ने ऐसी, जब शुरुआती दौर था तब कई लोगों ने शिकायत की कि भाई हम अपनी खुद जानकारी देना चाह रहे थे, हम बाहर से आए थे लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं था। 3 दिन 4 दिन बाद हमें रिस्पांस मिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से। सर अभी क्या शिकायतें कम हुई हैं, दूर हुई हैं, या आगे और इस तरह की शिकायतें ना, इसके लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? बहुत से कॉल सेंटर्स चालू कर दिए हैं जहां पर लोग बात करके परामर्श कर सकते हैं। हमारे टेस्टिंग सेंटर शुरू हो गए हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है। हमारे स्थायी ऐसे स्थान हो गए हैं कि वहां पर आप जाकर के सैंपल दे सकते हैं। तो ये चीजें हर जिले में, हर शहर में, कस्बों तक की हम जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको पता हो कि वो किस सिविल अस्पताल में, किस सीएचसी में, किस पीएचसी में जा सकते हैं, वो जांच करवा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये हम मीडिया से भी शेयर करेंगे ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को पता हो और लोग उसका इस्तेमाल कर सकें।
जी सर, एक पीपी किट की कुछ शिकायतें आई हैं कि इतनी ज़्यादा हैवी है कि डॉक्टर नर्सेज बेहोश हो रहे हैं या जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो बेहोश हो रहे हैं। इस तरफ अब आप लोग क्या कर रहे हैं? पीपी किट की जहां तक बात है, पीपी किट का एक 90 GSM का मटेरियल रखना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मटेरियल ऐसा हो जिसमें से कोई भी लिक्विड आर से पार नहीं हो सके। जो टेस्ट लेने जा रहा है या जो उस लोकेलिटी में जा रहा है, उसको ये खतरा है कि वहां पर कोई लिक्विड या कोई व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, वो कीटाणु हैं, तो वो पास ना हो उस मटेरियल से। गर्मी बढ़ रही है, कुछ लोग इसमें बेहोश भी हुए हैं। अब ये किट भारत सरकार की भी सप्लाई है, हम भी ले रहे हैं, पर हम जो भी दे रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी पहला कंसर्न है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार पड़ रहा है या बेहोश हो रहा है तो हमारी उसके साथ संतावना है, लेकिन उससे ज्यादा जो है सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण। एक सर, हमने खबरों में भी देखा कि पत्रिका ने भी दिखाई खबरें कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। जो ट्रेन से आ रहे हैं वो तो ठीक है, स्टेशन पे उनको देख लिया गया, लेकिन जो बस से अन्य रास्तों से आ रहे हैं अब वो गांव तक पहुंच जा रहे हैं। सर, कितनी बड़ी चिंता की बात होगी अगर ये छोटे छोटे गाँव में ये संक्रमण फैल गया तो? देखिए, ये लोग आ रहे हैं और ये गांव अपने अपने गांव जा रहे हैं, पूरे देश में ये हो रहा है। हमने ये जरूर कहा है कि जिलों में जानकारी है इसकी, वो उन्होंने पंचायतों को भी इसके लिए सेंसिटाइज किया है और ये सेकंड राउंड है। पहला राउंड जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब भी काफी लोग लौट के आए थे, वो गांव-गांव गए, उनको क्वारंटीन में रखा गया, हमारी पंचायतों ने उनकी व्यवस्थाएं करी और उनमें से अगर किसी उनकी टेस्टिंग भी हुई, जिनके लक्षण आए उसमें से कुछ पॉजिटिव आए तो उनका इलाज भी हुआ, लेकिन ये बहुत कम प्रकरण आए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें एक राउंड में ऑलरेडी वो सीख चुके हैं करना क्या है। अब जो ये सेकंड राउंड में लोग आ रहे हैं, इसके लिए भी वही व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से इनकी स्क्रीनिंग हो रही है और हमारी जो ग्राम में जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आशा बहनें हैं, ANM हैं, इन सबको बताया गया है कि जो भी लोग आए हैं उनको उन पे नजर रखें, देखें, उनके अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनको रिपोर्ट किया जाए और केसेस निकल के भी आए। पर फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो जितनी संख्या आई है, जैसे अब डॉक्यूमेंटेड जो संख्या है वो 3 लाख से ऊपर पहुंच गई, करीब 3.5 लाख लोग आ चुके हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, हो सकता है काफी लोग हों जो अनडॉक्यूमेंटेड। जी जी। इसमें से मुश्किल से पूरे प्रदेश में 8 से 10 केस निकले हैं, 10-12 केस। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो बहुत कम परसेंट है जी। और आगे हम सावधानियां हमने बरती हुई हैं, हम देख रहे हैं कि इसको सही तरह से हम टैकल करें। जी सर, एक आज पत्रिका ने खबर दिखाई है कि 10 दिन में 890 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। तो सर, इसमें भी कई मरीजों की ये भी शिकायत रही है परिजनों की कि रिपोर्ट्स ही नहीं आई, काफ़ी देर से रिपोर्ट्स आई हैं और तब तक उनकी हालत और ख़राब हो गई। ऐसे कई केसेस सामने आए कि उनकी डेथ हो गई, उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही थी। सर, ये सिस्टम कैसे सुधरा है या इसमें क्या गुंजाइश है? ये जो सिस्टम पहले था वो ऑनलाइन नहीं था, अब भारत सरकार ने उसको एक RT-PCR ऐप करके बना दिया है, उससे एंट्रीज हो रही हैं और उस पर मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर सूचना आती है। और अब एक डैशबोर्ड भी जिलों को दे दिया है जिसमें जो भी टेस्ट हुआ है उसकी जानकारी डैशबोर्ड पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था अब सुधरेगी और इसमें जो प्रॉब्लम, बहुत सी जगह डिलेज थे। देखिए, इनिशियली हमारे पास सैंपल अगर हम दिन में 3000 ले रहे थे, हम टेस्ट 1000 ही कर पा रहे थे, 2000 कर पा रहे थे, तो वो बैकलॉग बढ़ रहा था और टेस्ट की रिपोर्ट 6-6 दिन 7-7 दिन में आ रही थी। अब वो व्यवस्था सुधरी है, 24 घंटे अधिकतम 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है। और अब ये डैशबोर्ड और इन चीजों से भी ये काफी हद तक की रियल टाइम पर आना शुरू हो जाए। जी सर, लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? लॉकडाउन 4 के लिए हमारे फीवर क्लिनिक्स चालू हैं, हम उसकी सूची दे रहे हैं। हमारे CCC सेंटर्स, हमारे क्वारंटीन सेंटर्स,
हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स, DCHC जिन्हें हम कह रहे हैं, ये सब की व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी एक ट्रेनिंग हम चिरायू में भी करा रहे हैं। हर जिले में से 8 लोगों का दल आ रहा है, वो ट्रेनिंग चल रही है। हम हर मेडिकल कॉलेज को हमने जिले बांट रखे हैं जो जिलों में ट्रेनिंग्स देंगे, ताकि हमारे केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम उनको भर्ती कर सकें, उनका इलाज कर सकें। और जिलों में भी अधिक दल बनाने के निर्देश, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दल, मेडिकल मोबाइल यूनिट्स के दल, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स के दल, ये सब बनाने के निर्देश भी जिलों में दिए गए हैं, ताकि ये अब जो केसेस अगर बढ़ते हैं, और हमारा अनुमान है कि जून तक कुछ केसेस बढ़ेंगे जी, तो उसको हम टैकल कर सकें। सर, मैं नाम लेकर कहूं कि भोपाल का जहांगीराबाद है या इंदौर के कुछ स्पॉट हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक जोन में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग कैसे जूझ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, क्योंकि एक वो छवि बनती जा रही है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। आपको जिन व्यक्तियों से आप डील कर रहे हैं, आपको उनको समझना होगा और उनको साथ में लेना होगा। भ्रांतियां बहुत हैं, डर बहुत है, उसको दूर करना होगा और उनको समझाना होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उनके भले, उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर वो चुप हैं, अगर वो छुपा रहे हैं, तो उनको भी नुकसान है। और कोई व्यक्ति किसी को जानबूझ करके नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, जी। लेकिन उसको सही सूचना हो। अभी भोपाल में भी, इंदौर में भी उन्होंने स्थानीय समुदाय को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, वॉलंटियर्स को लिया है। उज्जैन में भी उन्होंने शुरू किया है। उसका अच्छा परिणाम ये है कि लोग खुद से बाहर आ रहे हैं और खुद से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है और उससे धीरे धीरे कंटेनमेंट कम हो रहा है। और जहांगीराबाद में भी ये शुरू कर दिया है जिला प्रशासन ने, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अच्छे परिणाम होंगे। जी, एक सर, जिन राज्यों से कोरोना खत्म या बहुत कम हो गया, गोवा, केरल, बस आखिरी सवाल से एक दो सवाल और, छत्तीसगढ़ हमारे पड़ोसी राज्य है, क्या वजह सर कि वहाँ बहुत जल्दी रिकवर हो गया, वहाँ पर 100 से ज़्यादा भी अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं पेशेंट, और मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा तादाद में मरीज़ हैं हमारे पास में, तो सर क्या कुछ आप लोग वहाँ से कंसल्ट करें या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी? देखिए, स्ट्रैटेजी वही है जो केरला ने फॉलो की है, वही हम भी कर रहे हैं और वही छत्तीसगढ़ कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसको हम कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, फील्ड में कितना प्रभावी तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन हो पाता है। और एक चीज और हमको समझनी होगी कि ये जो वायरस है, ये घनी बस्तियों में, घनी आबादियों में बहुत तेजी से फैलता है, खुले इलाकों में, खुली आबादियों में कम होता है। और इसमें हमारे जो केसेस आए हैं, चाहे इंदौर के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे उज्जैन के हों, ज्यादातर आप देखोगे घनी बस्तियों में शुरू हुए हैं, वहां तेजी से फैले हैं। जी। जो हमारी खुली बस्तियां हैं, भले ही शहर में हो या गांव के इलाके हों, उनमें कम फैले। अच्छा। तो और आप इसका उदाहरण दिल्ली देख लीजिए, इसका उदाहरण मुंबई देख लीजिए। जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां वायरस तेजी से फैला है और वहां ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम इस पे भी हम पार पालेंगे। और मैं आपके सभी सुनने वालों से ये अनुरोध करूंगा कि लक्षण जाने, लक्षण पहचाने और समय पर जरूर रिपोर्ट करें, छुपाएं नहीं। छुपाने में सभी का नुकसान थोड़ा सा सर और विस्तार से मैसेज चाहेंगे आपके जरिए उन दर्शकों के, क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, दुकानें खुलेंगी, मार्केट खुलेंगे, लोग जाएंगे, आप नहीं रोक सकते हैं, तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन क्या सावधानी रखनी आम लोगों को, पत्रिका के पाठकों, दर्शकों के लिए आपका सर संदेश? आपने कहा है और मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं ये आपको बता करके आपसे विदा चाहूंगा। लॉकडाउन खुल जाएगा, हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले हम सबको मास्क लगाने हैं। हम जब भी बाहर जाएं बिना मास्क के ना जाएं। हम किसी भी सरफेस को छुएं, उसके बाद हम हाथ जरूर धोएं या सैनिटाइज करें। हम छींकते समय, खांसते समय अपने मुंह को, नाक को कवर करें। हमें
कभी भी हम अपने मुंह और नाक पे या आंख पे हाथ लगाएं उससे पहले हम ये सोच लें कि हमारा हाथ साफ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि संक्रमण जो है वो आप किसी सरफेस को आपने छुआ, उस पे अगर कीटाणु है, वायरस है, वो आपके हाथ में आ गया, वही हाथ आपने अपने मुंह में लगाया, नाक में लगाया, आंख में लगाया, तो वो संक्रमण आपके शरीर में प्रवेश कर गया। इसलिए हमको दूसरी बात, घर से कम निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। अगर आप बाजार जा रहे हैं, कोई काम से कहीं और जा रहे हैं, दफ्तर में, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बात कर रहे हैं किसी से तो कम 1 से 1.5 मीटर दूरी से बात करें। किसी ऑफिस में हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, तो सेंट्रल एसी का कम यूज करें। अगर यूज करना ही अनिवार्य है तो खिड़कियां खोल दें ताकि वहां से हवा पास हो। किसी क्लोज्ड एरिया में अगर बैठे हैं तो कम से कम लोग बैठें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना वायरल लोड उस एरिया में बढ़ेगा। घनी बस्तियों को अवॉइड करें, दूर रहें वहां से, और अगर लक्षण आए तो जरूर रिपोर्ट करें। मेरा सभी से ये अनुरोध है। और अंत में ये कहना चाहूंगा, अगर किसी को हो भी जाता है सबके बाद, डरने की कोई बात नहीं है, इससे निपटा जा सकता है। केवल उससे घृणा ना करें, ये कोई छुआछूत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, हमें बीमारी से भिड़ना है, बीमार से नहीं भिड़ना है, बीमार का हमें ख्याल रखना है। सर बहुत शुक्रिया, आपकी टीम को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, इसी तरीके से आप काम करते रहें, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये थे फैज अहमद किदवई साहब, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, और इस वक्त पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उनको संभालने की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में हमने बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं थी उनको दूर किया है। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इसमें साथ उन्हें आम लोगों का चाहिए, और वाकई हम और आप ही इन डॉक्टरों के साथ, इस मेडिकल स्टाफ के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, बीमारी को छिपाते नहीं हैं, इससे घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। वरना ये कोरोना जो बहुत छोटा सा वायरस है, ये बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो अपील आपसे फैज अहमद किदवई साहब ने की है उसका आप जरूर पालन करें। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।